उदासीनता हम लोगों की हमको कहां पहुंचा दिए है। एक तरफ विद्वता की वो पराकाष्ठा देख लीजिए, शौर्य, तेज, तप, त्याग, बलिदान, विज्ञान, अध्यात्म, इसकी पराकाष्ठा। और दूसरी ओर इसका ठीक विपरीत देखिए। अंग्रेजों की अभी चर्चा हुई कि अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया। अंग्रेजों ने ही नहीं किया, मुगल, तुर्क, अफगान, मंगोल, उज़्बेक, हबशी और यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये छोटे छोटे देश, कोई प्रतिरोध ही नहीं है। एक चर्चा फैल गई, कहें साहब एक सोने की चिड़िया है, बड़ा धन संपन्न देश है, अपार संपदा है वहां, चलिए वहां पे लूटा खाया जाए, चलिए उसे लूटा जाए। एक ही बात है, छोटी छोटी कोई सुनियोजित सेनाएं नहीं थी इनकी, लुटेरों के झुंड के रूप में बर्बर सेनाएं बना करके शताब्दियों से ये आते गए। और सबसे दुख की बात यह है कि भारत की जनता की तरफ से कभी कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। स्वर्गीय अटल जी का एक भाषण हम सुन रहे थे अभी कुछ दिन पहले नेट पर। प्लासी के युद्ध का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जितने लोग उस लड़ाई में लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा था, उससे ज्यादा जनता मैदान के बाहर बैठ करके वो तमाशा देख रही थी, वो परिणाम सुनने के लिए कि हाँ देखते हैं कौन जीता, ये जीत रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, और देश के भाग्य का निर्णय होने वाला है, लेकिन पूरे देश की जनता उसमें शामिल नहीं है। हल्दी घाटी की लड़ाई के विषय में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, महाराणा प्रताप की वीरता, उनका पराक्रम, लेकिन हल्दी घाटी की जब लड़ाई हो रही थी तो जितनी रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, बूंदी, ये सब अकबर के साथ और महाराणा के खिलाफ उस युद्ध भूमि में थी। और उस समय कोल भीलों की सेना को एकत्र करके और भामाशाह जैसे दानवीर, उस समय के उद्योगपति, पूंजीपति, उनकी दी हुई संपदा के माध्यम से उनको एकत्र करके एक छोटी सी सेना बना करके महाराणा लड़ रहे थे। और हल्दी घाटी में भी वही हाल था, इधर महाराणा युद्ध कर रहे हैं और बगल में हल चल रहा है, खेती हो रही है। किसी को कोई मतलब नहीं था कौन जीते, कौन ने होए हमें कहानी। तो हमारी ये उदासीनता, हमारी ये निष्क्रियता या कापुरुषता, इसने हमारा पतन किया है, इसने हमको आज पहुंचा दिया है जहां हम आज खड़े हैं। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत एक भूभाग अवश्य था, लेकिन भारतीयता की भावना किसी में नहीं थी। 565 अलग अलग रियासतें, उन रियासतों की अलग अलग सेनाएं, उनके अलग संविधान, उनकी अलग मुद्राएं, उनके अपने अलग एजेंडे। बगल के राजा पे कोई विदेशी हमला कर रहा है तो बाकी 4 राजा जो उनके इर्द गिर्द हैं वो सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा है, इसके साथ तो यही होना चाहिए। खंड खंड करके इस तरह से हमारा देश गुलाम होता आया है। अब दुनिया के नक्शे पे देखेंगे, पुर्तगाल कितना छोटा सा देश है, नीदरलैंड कितना छोटा सा देश है, यूरोप के दूसरे कोने के देश, वहां से चले आए 4 जहाज में, 5 पानी के जहाज में छोटे छोटे, और भारत के एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, जब तक लूटना था लूटे, और जिस तरह से लूटना था उस तरह से लूटा, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। ये ऐसे अध्याय हैं, ये ऐसे प्रसंग हैं जो हमारा सबका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमको तात्कालिक लाभ चाहिए, इससे हमको क्या फायदा होगा। बहुत अच्छा विषय राहुल जी ने कहा कि सिस्टर की
वेडिंग में। ये सही बात है कि आज भारत में अगर गिनती की जाए तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, लेकिन क्लिष्ट, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हमने अपनी मातृभाषा को सम्मान देना छोड़ दिया है। अगर हम अपनी मां का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मित्र से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको भी सम्मान करना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी खत्म हुई, मुगलों की भी गुलामी खत्म हुई, फ्रांस, पुर्तगाली, डच ये सब लौट करके चले गए। कहने के लिए हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लेकिन एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, अवश्य इसका आत्मचिंतन करिएगा, क्या हम मानसिक गुलामी से ऊपर उठ पाए हैं? इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम ये मान बैठे हैं कि जो कुछ भी पश्चिमी है वही सही है, चाहे वो पश्चिमी परिवेश हो, चाहे पाश्चात्य ढंग से मिलना, उठना, बैठना, बोलना हो। ये सही बात है कि आज हम सब लोग दिन की भागा दौड़ी में और आज के व्यस्त जीवन में खादी का कुर्ता पैजामा या खादी की धोती या ये बड़े महंगे पड़ जाते हैं। इनकी धुलाई और माड़ी और ये सब, पैंट शर्ट पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या हमको धोती बांधना आता है? जो कुछ पश्चिमी है वही सही है। ये मानसिक गुलामी हमारे अंदर घर कर गई है। अम्मा नहीं कहेंगे अपनी मां को, अम्मा कहेंगे, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। पिता को बाबूजी या दाऊ या बप्पा ये कहना तो पिछड़ेपन की निशानी है। आधुनिक कब होंगे? जब पापा कहेंगे। आधुनिक कब कहेंगे? जब हम मम्मी कहेंगे। हमने अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को खुद ही ठुकरा दिया है। चुनौतियां आज मुंह बाए खड़ी हुई हैं। सभी विद्वान वक्ताओं ने बड़े विस्तार से कहा, उन बातों को दोहराने का कोई आशय नहीं है, लेकिन समाधान तो हमारे अपने अंदर है। हम अपने को बदलेंगे तभी समाधान होगा। जिस चीज को हम बदलना चाह रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करना चाह रहे हैं, तो यह तभी संभव है जब हम लाभ हानि के चक्कर को छोड़ करके और निष्ठा के साथ अपने संस्कृति, अपनी रीतियों के संवाहक बने, उनको अगली पीढ़ी में पहुंचाएं। विश्व में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं है। भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण को अलग नहीं किया जा सकता, जल से जल की लहरों को अलग नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे में समाहित हैं, वैसे ही भारत और हिंदुत्व ये एक दूसरे के पर्याय ही नहीं है, बल्कि एक ही हैं। और हमको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का सम्मान करना होगा, तभी ये संस्कृति, ये आदि संस्कृति, ये सनातन संस्कृति बचेगी। वरना जिस तरह की चुनौतियां हैं सामने, अगर हमारा ये दृष्टिकोण रहा कि इसको करने से क्या होगा। बड़ी अच्छी बात आचार्य जी ने कही कि चित्र बदल दीजिए, चरित्र स्वतः बदल जाएगा। आज हम अपने बच्चों के साथ बैठ करके धर्म चर्चा, इतिहास के महापुरुषों की चर्चा, बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की चर्चा कितना करते हैं। हमको खुद अपने स्मार्टफोन से फुर्सत नहीं है, और बच्चे भी अब अगर बड़े हो गए हैं तो उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका अलग फेसबुक ग्रुप है, जिसमें हो सकता है एग्जाम के समय थोड़ा बहुत फोन आप लोग रख लेते होंगे। नहीं तो वो सुबह उठते पहला काम जो है वो चाय उसी पे आती है, गुलाब का फूल और गुड मॉर्निंग और चाय, और फिर जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक। तो ये हमारे बौद्धिक विकास को रोक रहा है। फोन एक संवाद का कारण है, लेकिन उसका संवाद में ही प्रयोग हो। जो सामने बैठा है, जो आपसे मुखातिब है, जो प्रत्यक्ष बैठा है, आप उससे संवाद नहीं कर रहे हैं। कई जगह आप जाइए, होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ के देखिए, एक मेज पे 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने फोन पे। जो प्रत्यक्ष है उससे कोई संवाद नहीं। तो एक अजीब सी विचित्र स्थिति में आज हम लोग चल रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का असुरों का संग्राम हुआ, जहां पे
अमृत के घड़े को लेकर के छीना झपटी में 4 स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। और यहां पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, लेकिन कुंभ से अमृत निकलता है, इसका एक सामाजिक अर्थ भी है। अनादिकाल से पूरे देश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़े, संत, महंत, महात्मा और राजा महाराजा, ये सब लोग आकर के यहां कल्पवास करते हैं, प्रवास करते हैं। उस समय की जो उनकी समस्याएं हैं उस पर धर्म संसद में चर्चा होती है। अपने अपने राज्यों के कुशल क्षेम के लिए संतों की देशना, उनका अनुशासन, उनका दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं और फिर उसको जाकर के अपने राज्यों में लागू करते हैं। स्नान करना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, ये भौतिक क्रियाकलाप हो गए, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि इस कुंभ से यही मिला करती थी कि हमारा राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, देशवासी कैसे और सुखी हो, राज्यवासी कैसे और सुखी हो। इस पिपासा की, इस भूख की पूर्ति कुंभ वर्षों से करता आ रहा है। और सही अर्थों में आज यहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के इस मंच पर यह देख करके लगता है कि आदरणीय आशीष भैया के प्रयासों से कुंभ का, महात्माओं का सानिध्य, राहुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब क्षेत्र से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, उन सब की एक अपनी चिंताएं, अपने विचार, उनसे हम लोग लाभान्वित हुए। इसका श्रेय पूरी तरीके से आदरणीय आशीष भैया को जाता है। और यहां पर हम आए हैं तो हम कुछ सीख करके जाएं।